खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। आज हम हिंदी भाषा के पूरे इतिहास और विकास को समझेंगे। बिल्कुल। और देखिए, हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों या तारीखों को रटना नहीं है। हम समझेंगे कि कैसे एक भाषा सदियों का सफर तय करके आज हमारे सामने इस रूप में खड़ी है। सही कहा। और जो भी लोग ज्ञान के भूखे हैं, उनके लिए ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए इसे विस्तार से समझते हैं। बिना किसी देरी के सीधे टॉपिक पर आते हैं। हिंदी अचानक तो नहीं बन गई होगी ना? बिल्कुल नहीं। कोई भी भाषा एक जीवित इकाई होती है, वो समय के साथ बदलती है। अगर हम अपने नोट्स देखें तो ये सफर मुख्य रूप से संस्कृत से शुरू होता है। तो संस्कृत सबसे पहली सीढ़ी है। हाँ, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, फिर अपभ्रंश, उसके बाद अवहट और तब जाके हमारी आज की हिंदी बनी। अच्छा, अगर मैं इसे आज की भाषा में समझने की कोशिश करूं, क्या ये मोबाइल के सॉफ्टवेयर अपडेट जैसा है? मेरा मतलब है संस्कृत शायद वर्जन 1.0 थी। हाँ, बिल्कुल सटीक उपमा है। मतलब वो बहुत पावरफुल थी, लेकिन शायद उसका व्याकरण इतना जटिल था कि आम इंसान के लिए उसे बोलना मुश्किल होता होगा। एकदम सही पकड़ा आपने। भाषा का एक बुनियादी नियम है, वो हमेशा कठिन से सरल की ओर बहती है। जैसे पानी पहाड़ से नीचे आता है ना, वैसे ही। हाँ, तो क्या ये जो पाली और प्राकृत जैसे नए अपडेट्स आए, इन्होंने भाषा को थोड़ा, कह सकते हैं, यूजर फ्रेंडली बना दिया? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। संस्कृत का उच्चारण बहुत शुद्ध और कड़ा था। एक आम आदमी जो दिन भर खेत में काम कर रहा है, उसके लिए वो शुद्धता बनाए रखना मुश्किल था। मतलब ये बदलाव लोगों की सहूलियत के लिए था। बिल्कुल। जैसे संस्कृत में एक शब्द है दुग्ध। अब बोलते समय ग और ध को एक साथ बोलना थोड़ा भारी लगता है। हाँ, थोड़ा अटकते हैं उसमें। तो लोगों ने प्राकृत में अपनी सहूलियत के लिए इसे दूध कर दिया और हिंदी तक आते आते ये पूरी तरह सरल होकर दूध बन गया। अरे वाह, ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब ये जो बदलाव हैं, ये हमारी मानवीय सहूलियत का नतीजा है। सही बात है। और देखिए, पाली की बात करें तो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसका समय था। ये भारत की पहली देश भाषा थी। भगवान बुद्ध ने अपने उपदेश पाली में ही दिए थे, ताकि आम जनता समझ सके, है ना? बिल्कुल। इसके बाद प्राकृत आई, फिर 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश का दौर आया। अपभ्रंश, इस शब्द का मतलब तो गिरा हुआ या भटका हुआ होता है ना? ये तो थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। हाँ, संस्कृत के विद्वानों को उस वक्त लगा कि आम लोग भाषा को भ्रष्ट कर रहे हैं, लेकिन भाषाविदों के लिए तो ये असली विकास था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने इसे पुरानी हिंदी कहा था। अच्छा। और इसी अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई, जिसमें विद्यापति ने कीर्तिलता लिखी। यहाँ से मतलब कह सकते हैं कि हिंदी का एक ढांचा तैयार होने लगा था। तो भाषा को अपना शरीर मिल गया, लेकिन जो आधुनिक हिंदी हम पढ़ते हैं वो अपभ्रंश या अवहट तो नहीं है। तो साहित्य के पन्नों पर यह आधुनिक कैसे बनी? यहीं से साहित्यिक क्रांति शुरू होते हैं। जब भाषा का रूप बन गया तो साहित्य ने उसे संवारने का काम किया। सबसे पहले आता है भारतेंदु युग, 1850 से 1900 तक। भारतेंदु हरिश्चंद्र वाला युग। हाँ, उन्हें हिंदी में आधुनिकता का प्रवर्तक माना जाता है। इस युग की सबसे बड़ी बात थी खड़ी बोली गद्य का विकास, क्योंकि उससे पहले देखिए ज्यादातर चीजें कविता में होती थीं। हाँ, मतलब गद्य यानी प्रोज तो चाहिए ही था। अब अखबार में तो कोई कविता में खबर नहीं लिखेगा ना। सही कहा। लेकिन जब सब गद्य लिखने लगे तो भाषा में बहुत बिखराव आ गया। कोई मानक नियम नहीं था। तो इसे ठीक कैसे किया गया? इसके लिए आया द्विवेदी युग, 1900 से 1920 तक। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका के जरिए भाषा का मानकीकरण किया। अच्छा, तो द्विवेदी युग मुझे एक उस सख्त व्याकरण वाले स्कूल टीचर की तरह लगता है, जो लाल पेन लेकर खड़ा है कि यहाँ बिंदी लगाओ, यहाँ मात्रा ठीक करो। बिल्कुल, उन्होंने पूरी भाषा को अनुशासित कर दिया, सब कुछ एकदम शुद्ध कर दिया। लेकिन जब नियम बहुत सख्त हो जाते हैं तो लोग बगावत भी तो करते हैं ना? हाँ, और वही बगावत था छायावाद युग, 1918 से 1936 तक। मतलब ये उन नियमों से उबे हुए कवियों का विद्रोह था जो वापस प्रकृति की ओर भागे। हाँ, इसे आप विद्रोह कह सकते हैं। ये प्रकृति और रहस्यवाद का स्वर्ण काल था। जयशंकर प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा, इन लोगों ने व्याकरण की सख्ती छोड़कर भावनाओं पर ध्यान दिया। अरे वाह, लेकिन सिर्फ भावनाओं से तो काम नहीं चलता ना।
36 तक आते आते तो दुनिया बहुत बदल रही थी। बिल्कुल, तभी तो प्रगतिवाद आया, जो मार्क्सवाद से प्रभावित था। साहित्य आसमान से उतरकर वापस जमीन पर मजदूरों और किसानों की बात करने लगा। और फिर प्रयोगवाद भी तो आया था ना। हाँ, 1943 से अज्ञे जी के तार सप्तक के साथ, जहां भाषा में नए नए प्रयोग हुए। साहित्य ने तो भाषा को बहुत खूबसूरत बना दिया, पर देखिए भाषा को असली ताकत तो तब मिलती है जब सत्ता का साथ हो। मुगलों के समय तो शायद हिंदी राजभाषा नहीं थी। नहीं थी। मुगल काल में, खासकर अकबर और टोडरमल के समय, राजभाषा फारसी थी। प्रशासन का सारा काम उसी में होता था। और अंग्रेजों के समय? ब्रिटिश काल में भी 1833 तक फारसी ही रही। फिर मैकाले के प्रयासों से अंग्रेजी राजभाषा बन गई। तो मतलब सदियों तक हमारी भाषा सत्ता से दूर रही। फिर जब देश आजाद हुआ तो संविधान सभा में क्या तय हुआ? ये बहुत बड़ी बहस थी। अंत में 14 सितंबर